हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जीएस टू द पॉइंट। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर मंडे को पिछले वीक के द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और बाकी रिसोर्सेज से करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज बना करके लाऊंगा और जो कि बिल्कुल तैयार है। तो चलो बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं। और हाँ, बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से यूपीएससी से रिलेटेड चुन चुन करके एमसीक्यूज तैयार किए हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारा, भारत के मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र की हाल की प्रगति के संदर्भ में इकोसिस्टम आधारित प्रबंधन, इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए आप पहले पॉज करके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी नंबर, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए सतत मत्स्य दोहन सुनिश्चित करना। ठीक है, देखो अब इसकी व्याख्या यहाँ पर है कि इकोसिस्टम आधारित प्रबंधन ईएएफएम का केंद्र बिंदु केवल मछली उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि समुद्री या जलीय पारिस्थितिकी के संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मत्स्य दोहन करना है। इसमें प्रजातियों की संख्या, प्रवास, आवास, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों का प्रबंधन भी शामिल है। ठीक, तो ये हमारा इसका व्याख्या हो गया। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो, भारत के संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आप इसको कुछ सेकंड लीजिए और इसको हल करिए। ठीक है, देखो इसका उत्तर है ए, केवल एक और दो। ठीक, देखो क्या लिखा है, भारत में संघवाद मूलतः एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण, ना कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। बिल्कुल ये सही है, अभी हम लोग इसकी व्याख्या भी देखने वाले हैं। तो दूसरा है, भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं होते हुए भी केंद्र को कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से यूनिटरी प्रवृत्तियां दी गई हैं, ये भी सही है। अब देखो इसका आगे व्याख्या। कथन एक सही है, क्योंकि भारत एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जिसमें एक बड़े देश को एकजुट करने के लिए संघीय ढांचा बनाया गया है, जबकि यूएसए जैसे देश जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, जहां अलग अलग राज्यों ने मिलकर के संघ बनाया है। देखो इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक देश है, तो बहुत सारे अलग अलग जो राज्य हैं वो आपसी सहमति से जो है मिल करके आए और उन्होंने जो है एक संविधान बनाया, या जो है एक तरह से प्रॉमिस किया कि हम लोग जो है साथ में रहेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि होल्डिंग टुगेदर, केंद्र जो है एक तरह से पकड़ के रख रही है सबको। यूएस में जो है सब अपनी मर्जी से एक साथ आए हैं। ठीक, कथन दो क्या है, भारत में केंद्र को आपातकाल अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यों का पुनर्गठन जैसे क्षेत्रों में यूनिटरी पावर दी गई है। बिल्कुल सही है, सभी जानते हैं हम लोग। फिर कथन तीन गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन पूरी तरह से संघीय नहीं है। ठीक है, केवल कुछ संशोधन जैसे 7th शेड्यूल, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर्स, प्रेसिडेंट के इलेक्शन आदि के लिए ही जो है आधे राज्यों की सहमति होती है। अधिकांश संशोधन संसद अकेले करती है। संशोधन में जो है संसद को यानी कि केंद्र को अधिक पावर है, तो यहाँ पर जो है संघीय नहीं है। ठीक है, यूनिटरी ज्यादा है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, फार्माकोजिनोमिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो आप कुछ सेकंड लो, पॉज करो, इसको हल करो। ठीक है, देखो इसका उत्तर हो जाएगा सी, व्यक्ति के जीन्स के आधार पर दवाओं की प्रभावशीलता और सुरक्षा निर्धारित करना। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखो, फार्माकोजिनोमिक्स वह विज्ञान है जिसमें व्यक्ति के जीन के आधार पर दवाओं का चयन और खुराक तय की जाती है। हर व्यक्ति दवाओं को अलग तरह से मेटाबॉलिज्म करता है, इसीलिए एक ही दवा किसी को बहुत असरदार लग सकती है और किसी को बिल्कुल नहीं। उदाहरण के तौर पर क्लोपाइडोग्रेल दवा कुछ लोगों में CYP2 C19 जीन के कारण ठीक से एक्टिव नहीं होती, जिससे इलाज का असर जो है वो कम हो जाता है, और ऐसे मामलों में फार्माकोजिनोमिक्स टेस्टिंग सही दवा चुनने में जो है मदद करती है। तो देख लिया हमने कि फार्माकोजिनोमिक्स क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है, यूनेस्को की नई न्यूरो टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस निम्न में से किस उद्देश्य से बनाई गई है? चलिए आप पहुंच करिए, इसको हल करिए। चलो
देखो इसका उत्तर हो जाएगा बी, दिमाग से संबंधित डेटा और न्यूरो टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकते हुए नवाचार और मानवाधिकारों के बीच संतुलन यानी कि एक बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है इसका सही हो जाएगा उत्तर। अब देखो इसकी व्याख्या। यूनेस्को का उद्देश्य ब्रेन डाटा की प्राइवेसी, मैनिपुलेशन से सुरक्षा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऑटोनॉमी को सुरक्षित रखना और साथ ही रिस्पॉन्सिबल न्यूरो टेक्नोलॉजी यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका उत्तर। अब आगे बढ़ो। 5वां नंबर है, पॉक्सो एक्ट की व्याख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए आप इसको पहले सॉल्व करिए पॉज करके। चलो देखो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, जनरल क्लॉज एक्ट के अनुसार किसी विधि में मैस्कुलिन प्रोनाउन यानी ही का जो प्रयोग है उससे उसे सी भी माना जाता है जब तक कि कानून में विपरीत स्पष्ट रूप से ना कहा गया हो। देखो इसका समझते हैं डिटेल में हम लोग थोड़ा। देखो सेक्शन 31 जनरल क्लॉज एक्ट कहता है कि ही इज इक्वल टू ही प्लस सी। देखो क्या होता है कि विक्टिम को जो है कभी कभी मैक्सिमम टाइम ही बोल के जो है बुलाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पॉक्सो दरअसल क्या है वो बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं तो उनको जो है एड्रेस करने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया था। तो ही का ज़्यादा यूज होता है उसमें, लेकिन ही का मतलब ही प्लस सी दोनों है। देखो क्या है कि जो बच्चों के खिलाफ यौन शोषण है उसमें लड़के जो है थोड़े ज़्यादा इसमें जो है टारगेट होते हैं, तो ही और शी दोनों को इसमें शामिल कर लिया गया है और ही का मतलब शी भी लिया जाता है। ठीक है, चलो तो फिर दूसरा क्या है, जब तक किसी कानून में स्पष्ट रूप से जेंडर स्पेसिफिक भाषा न दी हो मैस्कुलिन शब्दों में स्त्रियां भी शामिल होती हैं, ध्यान रखना है। और फिर अंत में इसलिए पॉक्सो में ही लिखने के बावजूद कानून जो है जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। छठा है, भारत में जो है बलात्कार विरोधी कानूनों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अब इसको जो है हल करिए पॉज करके। चलो देखो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए, 2, 3 और 4 ही सही है। चलो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो व्याख्या जो है एक जो है कथन गलत है। देखो 1983 का जो संशोधन हुआ था उसने सबूत का जो भार है यानी सबूत का भार बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, यानी कि आप पर जो है प्रूफ करने का भार है, जिस पर कहेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत करने प्रूफ करने का जो भार है वो आपके ऊपर है। तो केवल कस्टोडियल जो हिंसा होती थी महिलाओं के खिलाफ, तो हिरासत में जो होती थी हिंसा उसके खिलाफ जो है कि मामलों में बदला था, सभी मामलों में नहीं। ठीक है, फिर दूसरा कथन जो है वो सही है। 2013 संशोधन ने साफ कहा कि चुप रहना या हल्की सी ना जो है सहमति नहीं है। फिर कथन 3 जो है वो सही है। 2018 में 12 साल से कम उम्र की लड़की से ऐसे अपराध पर जो है मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक, 2018 में, ये ध्यान रखना है। कथन 4 जो है BNS 2023 यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने लैंगिक अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बना दिया, पीड़ित और आरोपी दोनों के लिए, ध्यान रखना है। अब इसको जो है जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है CYP450 एंजाइम परिवार के बारे में सही है। चलिए सही इसको हल करिए। देखो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लगभग 75% सामान्य रूप से प्रिस्क्राइब दवाओं का मेटाबॉलिज्म इसी समूह द्वारा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखो CYP450 एंजाइम क्या है, यह हमारे लीवर में पाए जाने वाले प्रोटीनों का एक बड़ा समूह है जो ज़्यादातर दवाओं को तोड़ने और शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अलग अलग लोगों में इन एंजाइम्स की सक्रियता जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए दवाओं का असर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दवाओं का मेटाबॉलिज्म सामान्यतः जो है 2 चरणों में होता है। पहला फेज 1 में CYP450 एंजाइम दवा को छोटे रूप में बदलता है। फिर फेज 2 में जो है शरीर इन्हें पानी घुलनशील बनाकर यूरिन या पित्त के जरिए बाहर निकाल देती है। इसी कारण जेनेटिक अंतर दवा की खुराक और असर को काफी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये जो है व्याख्या ठीक से पढ़ लोगे एकदम क्लियर हो जाएगा ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर एकदम आसान है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा दलहन उत्पादक है। चलिए अब इसको जो है हल करिए
2 मिनट में, 2 सेकंड में हो जाएगा ये तो। चलो देखो, इसका उत्तर है भारत। भारत जो है दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। अब इसकी जो है व्याख्या देख लो कि कौन कितना उत्पादन कर रहा है। देखो भारत जो है 28 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन कर रहा है। म्यांमार उसके बाद है 5.5 मिलियन मेट्रिक टन, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर रशिया। मतलब भारत जो है बहुत ज़्यादा गैप लेकर के आगे है, ठीक। तो ये जो है हमने देख लिया कि कौन कितना दलहन उत्पादन कर रहा है। अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9। थ्रीमा मैसेजिंग ऐप में कौन सी विशेषता इसे अन्य मैसेजिंग ऐप से अलग बनाती है? देखो ये बहुत न्यूज में रहा है। चलो इसको हल करो। चलो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यह प्राइवेसी फोकस्ड ऐप है जो बिना फ़ोन नंबर के भी क्या करता है, मैसेजिंग की सुविधा देता है। चलो अब आगे इसकी व्याख्या देखो। सही उत्तर जो है सी है। व्याख्या, थ्रीमा एक प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप है जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे यूज करने के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल देना जरूरी नहीं है। ऐप हर यूज़र को एक रैंडम थ्रीमा आईडी देता है जिससे पहचान जो है वो गुप्त रहती है। इसके अलावा इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है अपने आप। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में जानते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, यानी कि अगर ए बी को मैसेज कर रहा है तो मैसेज कहीं पर जो है लीक नहीं होकर के सीधा जो है बी के पास पहुंचेगा। तो ये हो गया एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ये डिफ़ॉल्ट होता है अपने आप, थ्रीमा में फिक्स होता है ये। और ये रैंडम यूजर आईडी देता है जिससे इसको पहचान गुप्त रहती है और इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो थ्रीमा मैसेजिंग ऐप का जो है दिल्ली में जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ तो वो जो टेररिस्ट हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और द हिंदू में इसके बारे में एक डिटेल पैराग्राफ भी आया था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडिया में चाइल्ड केयर वर्कफोर्स की चुनौतियों के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है, आपको जो है नहीं जो है वो चुनना है। चलो आप इसको जो हल करो। देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, देखने से ये लग रहा है। अधिकांश चाइल्ड केयर वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, लाभ और करियर उन्नति के अवसर पर्याप्त मिलते नहीं मिलते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा और इसलिए हमें ये ऑप्शन पे सही करना है। आगे देखो। व्याख्या, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न तो पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा मिलती है, न करियर ग्रोथ के अवसर, और उनका मानदेय भी क्या है, बहुत कम है। दरअसल ये सब काम कौन करती हैं, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करती हैं या करते हैं। तो इस और उनको जो है ना पर्याप्त सुरक्षा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा, न करियर ग्रोथ के अवसर, और मानदेय भी हम सभी जानते हैं बहुत ही कम होता है उनका। तो ये हो गया इसका व्याख्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है, हल करो इसको। देखो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ए, केवल एक और दो, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो पहला क्या सही है, क्योंकि अनुच्छेद 280 का 3 और उसका बी क्लॉज बी और सी में संशोधन करके वित्त आयोग को स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है, ठीक। फिर ये दरअसल हमने एम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा है, बड़ा ही आसान है। फिर 2 नंबर है, यह कार्य 73वें और 74वें संशोधन 1992 के बाद वित्त आयोग को दिया गया ताकि वह पंचायतों, नगर पालिकाओं को अनुदान की क्या कर सके, सिफारिशें कर सके, ठीक है। कथन 3 गलत है। राज्य वित्त आयोग एसएफसी की स्थापना जो है राज्य सरकारें करती हैं, ना कि केंद्र सरकार करती है, ठीक है। और इन्हें हर 5 वर्ष में क्या करता है, स्थापित किया जाना होता है। लेकिन कई राज्यों में जो है समय पर यह गठन नहीं होता है। तो कथन 3 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, बाकी एक और तो सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। चलो अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्लाइमेट जस्टिस की अवधारणा के बारे में सही है? चलो कुछ सेकंड अब लो और इसको पॉज करके हल करो। देखो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 2 और 4, ठीक है। चलो
अब इसको हल करो, व्याख्या का देखते हैं हम लोग। देखो, क्लाइमेट जस्टिस के लिए वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है। क्लाइमेट जस्टिस केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है। यह इस विचार पर आधारित है कि जिन देशों ने इतिहास में सबसे अधिक उत्सर्जन किए उन्हें अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और कमजोर वर्ग जलवायु प्रभावों से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। तो कमजोर वर्ग जब अधिक जलवायु प्रभावों से प्रभावित होते हैं तो उनको अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जिन्होंने सबसे अधिक उत्सर्जन किए हैं। पहले हम सभी जानते हैं औद्योगिक युग में जो है वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, ब्रिटेन, इन सब ने बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किए हैं। तो इसलिए क्लाइमेट जस्टिस जो है इस संदर्भ में हमारा चर्चा में है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, क्लाइमेट जस्टिस केवल कार्बन टैक्स का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक यानी सोशियो इकोनॉमिक और मोरल यानी नैतिक ढांचा है। ठीक है। तो कथन 3 गलत हो जाता है क्योंकि इसमें ये बात नहीं थी। फिर यह मानवाधिकार, लैंगिक समानता, आजीविका सुरक्षा और असमानताओं को भी जलवायु नीति में शामिल करने पर क्या करता है, जोर देता है। तो कथन 4 जो है हमारा सही हो जाता है। तो इस तरह से कथन 2 और 4 हमारा सही है। चलो, अब नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आप इसको पॉज करके हल करो। देखो, इसका भी उत्तर जो है बी हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है। तो इसको अब जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो, कथन 1 क्या है, सही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कैंट्रिल लैडर पर आधारित होती है, जिसमें लोग जीवन को 0 से 10 स्केल पर रेट करते हैं। देखो, लोगों से पूछा जाता है कि आपका जीवन कितना अच्छा है, 0 से 10 के बीच में स्कोर दो, और इसी को क्या बोलते हैं, कैंट्रिल लैडर बोलते हैं। कथन 2 सही है। भारत जैसे लोकतंत्रों में उच्च अपेक्षाएं, मीडिया सक्रियता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण संतुष्टि को नीचे दिखाते हैं, जबकि वास्तविक जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। ये बात सही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का हैप्पीनेस रिकॉर्ड हमसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें हम लोग ये बातें जो है न्यूज़पेपर में आई थी कि हमारी जो है अपेक्षाएं उच्च है, मीडिया सक्रियता ज़्यादा है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है हमारा, हर चीज़ को जो है अच्छा बुरा करके देखते हैं, जिस वजह से हमारा जो वास्तविक जीवन स्तर अगर बेहतर भी हो तो संतुष्टि हमारा बहुत कम होता है। हम लोग ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, जिस वजह से हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर हमारा जो खुश रहने का एक कह लो कि मानसिकता होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है। ये मतलब लेख में आया था, न्यूज़पेपर में आया था। फिर कथन 3 जो है वो गलत है। रिपोर्ट में परिवार या समुदाय जैसे कलेक्टिव ट्रस्ट नेटवर्क को उचित वजन नहीं मिलता है। देखो, इंडिया में क्या है कि हम लोग जो है अगर गांव घर में रहते हैं तो पूरा सोसाइटी, पूरा गांव एक तरह से सपोर्टिव नेचर में रहता है। शहर में भी रहते हैं, थोड़ी बहुत सामाजिकता वहाँ भी मिल जाती है। लेकिन रिपोर्ट में ये सब परिवार या समुदाय, कलेक्टिव ट्रस्ट नेटवर्क को उचित वजन नहीं दिया गया है, इन सब बातों को जो मैंने अभी बताई। बल्कि इसमें जो है WEIRD यानी कि वेस्टर्न एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच और डेमोक्रेटिक बायस की आलोचना की गई है। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। फिर कथन 4 जो है सही है। फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देशों में सामाजिक विश्वास, जैसे खोया हुआ बटुआ मिल जाना, बहुत अधिक होता है, जो खुशी स्कोर बढ़ाता है। अब फिनलैंड जैसे देशों में क्या है, एक उदाहरण है कि अगर किसी का बटुआ यानी पर्स अगर खो जाए तो उसका जो है उसको लौटा दिया जाता है किसी तरह करके। तो इन सब बातों से क्या होता है, वो एक समाज, एक खुशहाल समाज बनता है। तो नॉर्डिक देश वैसे भी इन सब चीज़ों से बहुत आगे हैं। तो सामाजिक विश्वास एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण था न्यूज़पेपर में, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किए गए क्वांटम क्लॉक प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलो, आप इसको पहले पॉज करके हल करो। देखो, इसमें जो है उत्तर जो है डी हो जाएगा, यानी कि क्वांटम क्लॉक में समय की दिशा यानी कि एरो ऑफ टाइम मुख्यतः क्या है, मेजरमेंट प्रक्रिया से बनती है, क्योंकि वही सबसे अधिक क्या करती है, एंट्रोपी उत्पन्न करती है। अब इसको हम लोग जो है डिटेल में देखते हैं, इसकी व्याख्या। देखो, स्पष्टीकरण क्या है कि क्लॉक वर्क बहुत कम एंट्रोपी बनाता है और इक्विलिब्रियम पर तो जो है शून्य नेट एंट्रोपी बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि समय जो है वो दर्ज नहीं हो पाता है। ठीक है। फिर मेजरमेंट डिवाइस माइक्रोस्कोपिक क्वांटम अवस्थाओं को क्लासिकल इरिवर्सिबल रिकॉर्ड में बदलता है, यही समय की दिशा यानी कि एरो ऑफ टाइम बनाता है। ठीक। फिर इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी, कॉस्ट क्लॉक वर्क से 9 ऑर्डर यानी कि 1 अरब गुना अधिक पाया गया। फिर
अब देखो एंट्रोपी का मतलब क्या है। एंट्रोपी का मतलब है अवस्था या बिखराव का माप, ठीक है। जितनी चीज़ें ज़्यादा बिखरी, उलझी या रैंडम होंगी, एंट्रोपी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इसका कुछ आसान सा उदाहरण देखो। साफ कमरा मतलब कम एंट्रोपी, ठीक है। अगर बिखरा हुआ कमरा है तो क्या होगा, एंट्रोपी ज़्यादा है। तो एंट्रोपी का मतलब कि क्या है, बिखराव है, ठीक है, अस्त व्यस्त चीज़ें हैं। और सिंपली अगर हम देखें तो चीज़ें जैसे जैसे फैलती और बिगड़ती हैं, एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और फिजिक्स के कंटेक्स्ट में, फिजिक्स के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी सिस्टम समय के साथ ज़्यादा बिखराव की तरफ जाता है, और यही कारण जो है समय हमेशा आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान से पढ़ना। कोई भी सिस्टम समय के साथ ज़्यादा बिखराव की तरफ जाता है, और यही कारण है कि समय हमेशा क्या होता है, हमें आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है। ध्यान रखना, आज जो चीज़ें व्यवस्थित हैं, कुछ दिन के बाद वो अव्यवस्थित हो जाएंगी। जैसे एक नया घर बना हुआ है, घर धीरे धीरे क्या होता है, एक तरह से कोरोड होने लगता है, पुराना जैसा दिखने लगता है। तो ज़्यादा बिखराव की तरफ बढ़ रहा है वो घर, और यही कारण हम लोग क्या देखते हैं, क्या कहते हैं कि समय जो है बहुत ही जल्दी आगे बढ़ गया या आगे बढ़ रहा है। तो ये आगे बढ़ने का एहसास ही जो है किस वजह से होता है, एंट्रोपी की वजह से होता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, 15वां सवाल। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023 और इसमें हुए संशोधनों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, तो यहाँ कुछ नहीं है। डीपीडीपी ऑप्शन ए जो है डीपीडीपी एक्ट के तहत ये सब है। उसके बाद चलो अब इसको पहले सॉल्व करो। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, मैगजीन देख लो चाहे न्यूज़पेपर देख लो। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। चलो, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। यानी कि डीपीडीपी एक्ट के लागू होने से आरटीआई एक्ट की व्यक्तिगत जानकारी संबंधी छूट यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जम्पशन से पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड जो है वो हटा दिया गया है, जिससे सरकारी निकाय, सरकारी सिस्टम जो है अधिक व्यापक रूप से जानकारी क्या कर लेंगे, रोक लेंगे या रोक सकेंगे। चलो, इसका उत्तर जो है देखो ये डी है। इसका मतलब कि डीपीडीपी एक्ट ने आरटीआई एक्ट की सेक्शन 8(1) का क्लॉज जे से पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड हटा दिया, जिससे सरकारी निकाय यानी कि जो सरकारी सिस्टम्स हैं बहुत सारे, पर्सनल इंफॉर्मेशन बताकर जानकारी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, भले ही सार्वजनिक हित में क्या हो, खुलासा जरूरी हो, ठीक है। तो एक तरह से कह लो कि आरटीआई एक्ट को ये ओवरराइड करता है, थोड़ा सा कमजोर करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट को। अब दूसरा, ये जो है गलत था हमारा, क्योंकि सार्वजनिक हित की शक्ति क्या हुई है, कम हुई है, बढ़ी नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर बी नंबर गलत, कि डीपीबीआई एक सब ऑर्डिनेट ऑफिस है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं है। वैसे भी बहुत ही कम स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं देश में। फिर सी नंबर गलत है, कंसेंट मैनेजर फ्रेमवर्क सभी फिड्यूसरीज पर लागू है, केवल सिग्निफिकेंट वाली श्रेणी पर नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है ए बी सी गलत हो जाता है, और ए डी जो है हमारा सही हो जाता है। चलो, अब आगे देखो। भारत में पर्यावरणीय स्वीकृति इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ईसी व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलो अब इसको पहले हल करो। देखो, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। चलो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो, कथन एक जो है वो सही है, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही जो है EIA नोटिफिकेशन 1994 और 2006 जारी हुई थी, और पर्यावरण स्वीकृति यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की पूरी प्रक्रिया इसी अधिनियम की धारा 3 से जो है वो क्या होती है, संचालित होती है। फिर कथन दो जो है गलत है हमारा, क्यों, क्योंकि अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को अवैध बताया। तो पोस्ट फैक्टो मतलब है कि पूर्व प्रभाव से, ठीक है। कोई कारण मान लो आज बना, तो ये अगर ये बोलेंगे कि पिछले 10 दिन पहले या फिर पिछले महीने से जो है लागू होगा, तो इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टो, ठीक है। फिर इसी को अवैध बताया गया और कहा गया कि इसी पहले लेना यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पहले अनिवार्य है। फिर कथन 3 सही है, क्योंकि कॉमन कॉज 2017 में कोर्ट ने कहा कि पोस्ट फैक्टो इसी EIA यानी कि EIA प्रक्रिया को जो है कमजोर करती है, और पहले हुए नुकसान का आकलन क्या होता है, नहीं हो पाता है। कथन 4 सही है, वनाशक्ति 2025 ये हाल का न्यूज़ है, ध्यान रखना इसको। मैं कोर्ट ने कहा कि पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस केवल दुर्लभ अपवाद में ही संभव है, सामान्य प्रक्रिया में नहीं संभव है, ठीक है। देखो, अब इसको
यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, अब कुछ ही सवाल, 3 सवाल बचे हैं ये मिला करके। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी देश के व्यापार घाटे यानी कि ट्रेड डेफिसिट को बढ़ा सकते हैं? ट्रेड डेफिसिट जो है पिछले दिन ही न्यूज़ में आया था। चलो इसको आप पहले हल करो। देखो, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, केवल 1 और 2। चलो अब इसको जो है व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है कि किसी देश का जो ट्रेड डेफिसिट है वो तब बढ़ता है जब आयात जो है वो तेजी से बढ़ जाए या निर्यात क्या हो जाए, गिर जाए। ठीक, यानी कि हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, कम बेच पा रहे हैं, तो क्या होगा, व्यापार घाटा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अगर किसी को और थोड़ा सा समझना हो आसान भाषा में, देखो, अगर हमने कोई सामान बेचा ए, और जो है टोटल सामान मान लो ए बेचा और 100 रुपये की कमाई हुई, और हमने जो है खरीदा वो है मान लो 500 रुपया का, वो सामान है बी, तो घाटा कितना हो गया, 400 रुपया का। दी 400 रुपया क्या कहलाएगा, ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा कहलाएगा। फिर कथन एक सही है, यदि त्योहारों, उपभोक्ता मांग या निवेश के चलते सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे वस्तुओं के आयात में अचानक उछाल आता है तो आयात बिल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इसका देखने वाले हैं कि जैसे दिवाली आई तो उपभोक्ता मांग, हमारी मांग क्या होगी, बढ़ेगी, थोड़ा खर्चा करेंगे, सोना खरीदते हैं लोग, तो सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक जैसे वस्तुओं के आयात में अचानक क्या होता है, उछाल आता है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग डिमांड करते हैं, ज़्यादा जो है वो लोग मंगाता है, तो आयात क्या हुआ, हमारा बढ़ गया, एक्सपोर्ट वहीं का वहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारा व्यापार घाटा हो जाएगा। कथन 2 देखो, ये सही है, जब किसी बड़े बाजार जैसे अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया जाता है, जैसे कि 50% टैरिफ अभी तक लगा हुआ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और तो भारतीय निर्यात क्या होगा, महंगा हो जाएगा। यानी कि टैरिफ का मतलब क्या है, अगर हम लोग 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं तो उस पर 50% टैरिफ, तो 100 का 50%, 50 रुपये, 100 और 50, 150 रुपया, तो हमारा सामान जो 100 रुपये का था वो यूएस मार्केट में कितने का बिकेगा, 150 रुपये का। तो इससे हमारा निर्यात क्या हो गया, महंगा हो गया। महंगा जैसे हुआ तो हमारी प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और निर्यात घटने से व्यापार घाटा बढ़ने की क्या हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि सेवाओं के निर्यात में वृद्धि व्यापार घाटे को बढ़ाती नहीं बल्कि अक्सर क्या करती है, वो घटाती है। ठीक है, और घटाती है क्योंकि सेवाओं का निर्यात विदेशी मुद्रा कमाता है और कुल ट्रेड बैलेंस को सुधारता है। सिंपल सी बात है, सेवाओं का निर्यात करेंगे तो कुल ट्रेड बैलेंस को क्या करेगा, ये सुधारेगा। सेवा क्या, सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं किसी भी देश के लिए, तो मतलब कंपैरेटिवली किसी भी देश का सर्विस थोड़ा महंगा होता है। महंगा चीज़ बेचोगे, ज़्यादा कमाई होगा, इससे एकदम सीधी भाषा में इसको समझो। चलो अब आगे बढ़ो। 18 नंबर, हल्के लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए इसको हल करिए। देखो, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 1, 2 और 3। चलो अब इसको यहाँ पर हल करते हैं। व्याख्या सही जो है वो है, तेजस, पहला स्टेटमेंट सही है, तेजस भारत का स्वदेशी 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है जिसे एडीए और एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एडीए जो है ये डीआरडीओ की एक संस्था है, ने संयुक्त रूप से क्या किया है, विकसित किया है। पहला सही है। दूसरा, इसमें लगभग 40% कंपोजिट मटेरियल है जिससे वजन जो है वो कम होता है, और मैन्योरेबिलिटी यानी कि जो मैन्यूवर करता है वो अलग अलग तरह से उड़ान भरता है एयरक्राफ्ट, वो बेहतर होती है। तीसरा भी सही है कि जो नेवल एलसी है को एयरक्राफ्ट करियर के स्टोबार सिस्टम यानी कि स्काई जंप, टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग के लिए विकसित किया गया। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये जो है हमारा एयरक्राफ्ट है, मतलब कह लो कि जैसे कि हमारा आईएनएस विक्रांत है, एयरक्राफ्ट करियर है, तो यहाँ से अगर तेजस उड़ान भर रहा है तो वो अचानक से जाकर के यूं हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, इसी को बोलते हैं स्टोबार सिस्टम। फिर तो ये हमारा तीनों जो है सही हो जाता है। ये बहुत न्यूज़ में था क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना हुई है पिछले 2 दिनों में, दुबई में, यूएई में। हमारा एक पायलट और तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश कर गया था, जिससे हमारे पायलट जो है शहीद हो गया, इस वजह से न्यूज़ में था ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन G20 ग्रुप ऑफ 20 के बारे में सही है? कल ही जो है इसके ऊपर जो है बैठक हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में। चलो इसको हल करो।
देखो, इसका तीनों जो है स्टेटमेंट वो सही है। एक भी सही है, दो भी सही है और तीन भी सही है। इसकी व्याख्या देखो। देखो, कथन एक सही है, G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। जैसा हम लोग जानते हैं यूएन का सचिवालय है और भी बहुत सारी संस्थाओं के सचिवालय एक खास जगह पर एक बिल्डिंग होती है, वहीं पर जो है बैठक होती है हर वर्ष। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। हर जो है वर्ष नया देश अध्यक्षता संभालता है और उसी के आधार पर बैठकें आयोजित होती हैं। तो कथन एक हमारा हो गया क्लियर। कथन दो भी सही है। यह मंच 1999 में एशियाई वित्तीय संकट, जो एशिया में वित्तीय संकट आया हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। फिर कथन तीन जो है ये भी सही है। 2023 में दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। याद होगा आप सबों को, 2023 में ऐसा हुआ था कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसको एक अस्थायी सदस्य भारत ने ही प्रोवाइड करी थी, जिससे यह यूरोपियन यूनियन की तरह G20 का दूसरा क्षेत्रीय ब्लॉक सदस्य बन गया। देखो, यूरोपियन यूनियन क्या है, बहुत सारे देशों का एक संघ है, उसी तरह अफ्रीकन यूनियन भी बहुत सारे देशों का, अफ्रीकन देशों का संघ है। और इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय ब्लॉक बोलते हैं, रीजनल ब्लॉक बोलते हैं इसे संघ को। ठीक, तो इस तरह से हमारा 19 का भी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। चलो देखो, इस तरह से हमने जो है लगभग सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। और मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह से और भी हर वीकली वीडियो बनाता रहूं और सारे करंट अफेयर्स जो है इसमें एक तरह से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में जब आप पढ़ते हो एकदम यूपीएससी से रिलेटेड, तो ज़्यादा ये आसानी होती है कि न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक, तो इतना ही कहूँगा कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आप इस एमसीक्यू सीरीज को फॉलो करिए हर मंडे को, आपको जो है बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका नोट चाहिए इस एक्सप्लेनेशन का, तो आप मुझे जो है कमेंट करके बताइए। मैं टेलीग्राम लिंक जो है मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा आपको। थैंक यू।